नमस्कार। गांधीनामा के 7वें एपिसोड में मैं तुषार गांधी आपका स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पे आपने अब तक 6 एपिसोड गांधीनामा के मेरे ज़ुबानी सुने हैं। पिछली बार आपने सुना कि किस तरह दक्षिण अफ्रीका वापस पहुँचते ही मोहनदास करमचंद गांधी की किस तरह से पिटाई की गई थी और मरते मरते वो बचे थे। कस्तूर भी काफ़ी आतंकित हुई थी, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया, क्यों उसके पति ने इन गोरे लोगों को इतना गुस्सा दिलवाया कि वो उसको मारने पे तुल गए थे। मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर काफ़ी दबाव आया कि मारने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। मोहनदास ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं बदला लेना नहीं चाहता, मैं उनको शिक्षा दिलाना नहीं चाहता। वो गुमराह किए गए थे और गुमराही के कारण उन्होंने मुझसे ऐसा सलूक किया। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके दिलों को सुधारूं और इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी ने उनको मारने वालों के खिलाफ शिकायत करने से इनकार कर दिया। इस बार गांधीनामा के 7वें एपिसोड में आइए मेरे साथ आगे की कहानी सुने। पर ये एपिसोड शुरू करूं उसके पहले आप सबसे प्रार्थना है कि हिस्ट्री सेल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ गांधीनामा का मज़ा उठाते रहिए। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी अपने परिवार को पारसी रुस्तम जी के घर से लेकर अपने किराए के घर डरबन की एक बहुत ही शानदार बस्ती में समुंदर के काफ़ी करीब बीच ग्रोव विला नाम की एक इमारत में ले गए। कस्तूर अपना नया घर देख के बहुत खुश हुई। आखिर में वो अपने पति के घर में रहने जा रही थी, जहाँ वो घर की रानी होगी, उसका घर होगा, वो घर चलाए। काफ़ी सपने उसने देखे थे इस दिन के, अब वो साकार होने जा रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि घर में से निकल के चंद कदम चलने पर वो समुद्र तट पर पहुंच जाते थे। उनको भी ये नया लोकेशन घर बहुत पसंद आने लगा। मोहनदास अपने वकालत के काम में और समाज के काम में व्यस्त होने लगे। कस्तूर के आने से पहले से उनके घर में मोहन ने एक प्रथा बनाई थी कि उसके दफ्तर में काम करने वाले जो सारे उनके जूनियर वकील होते थे, जो ज़्यादातर अविवाहित होते थे, नए नए हिंदुस्तान से आए हुए होते थे, जिनके पास घर बार नहीं था, उनको मोहन अपने घर में रहने की इजाज़त देते थे। अब जब उसका परिवार भी वहाँ आ गया, फिर भी मोहन ने वो प्रथा शुरू रखी। कस्तूर एक बहुत रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुई थी। उसका ससुराल भी बहुत ही रूढ़िवादी था, जहाँ छुआछूत की सारी रस्में मनाई जाती थी। छुआछूत में वो परिवार मानता था और घर में वो सारी चीज़ें की जाती थी जहाँ बाहर के लोग घर के कुछ हिस्से के अंदर भी नहीं आ सकते थे। लोग मेहमानों और बाहर के लोगों के लिए घर की शुरुआत के ही का भाग ही खुला रहता था, वहाँ से आगे कोई आता नहीं क्योंकि मर्यादा होती थी। ऐसे घर में पली बड़ी रही कस्तूर को अचानक ये मालूम हुआ कि ये जो उसका घर था, जिसे वो अपना घर मान रही थी, वो तो सबके लिए खुला होता था। कोई भी आता था, जाता था, कुछ भी करता था। कई बार मोहन से इसकी बात करने पर मोहन हंस दिया और कहे, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये तुम्हारे देश नहीं है जहाँ वो सारी रूढ़ी परंपराएं चलेगी। यहाँ के तौर तरीकों के अनुसार रहना होगा। धीरे धीरे कस्तूरी ये सब मानने लगी। एक चीज़ में उसने
अपनी जिद चलाई, अपनी मर्जी के खिलाफ होने नहीं दिया। उसने स्पष्ट ये कह दिया मोहन को, अपने पति को, कि मेरी रसोई रहेगी, उसमें और कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं। मोहन ने कहा हमारे वहाँ तो बहुत मेहमान आते हैं रहते हैं, अगर उनको रसोई में आने नहीं दोगी तो तुम्हें उनके लिए रसोई बनानी होगी। कस्तूर ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी रसोई में कोई दूसरा आएगा नहीं, जिनको जो खाना होगा वो सारा खाना मैं बनाऊंगी, मैं खिलाऊंगी, और मेरे घर में जो बन सकता है वो खाना उनको खाना होगा, दूसरा कुछ उनको मिलेगा नहीं। रसोई मेरी जगह है, वहाँ मैं किसी की चलाऊंगी नहीं। मोहन ने भी ये कबूल किया। वो भी बचपन से ये देखते आ रहा था कि उनके घर में भी आना जाना, उनके पिताजी के कारण लोगों का आना जाना हमेशा रहता था, और जो भी आता जाता था उनके लिए रसोई, खाना, नाश्ता वगैरह सब दिया जाता था, और वो सारी चीज़ें उसकी माँ करती थी। रसोई में किसी और को आने नहीं दिया जाता था। तो कस्तूर की ये जिद मोहन ने मान ली, कहा ठीक है, रसोई तुम्हारी, बाकी का घर हम सबका। और कस्तूर ने राजी खुशी वो जिम्मेदारी ले ली और निभाने लगी, जहां वो घर में आने वाले हर मेहमान को खाना, नाश्ता वगैरह पिरोसती थी, पर रसोई के बाहर, रसोई के अंदर किसी को आने नहीं देती। उस जमाने में घरों में लैट्रीन नहीं होती थी, शौचालय नहीं होते थे। शौच के लिए बाहर कंपाउंड में शौचालय बना हुआ था, जो जनरली खड्डा होता था जिसमें मिट्टी डाल दी जाती थी, या उसमें एक बकेट रखी जाती थी जो खाली करके सफा करना पड़ता था। पर रात को मेहमानों के लिए एक चेंबर पॉट बिस्तर के नीचे रखा जाता था, जिसमें अगर पेशाब करना पड़े मेहमान को तो वो चेंबर पॉट इस्तेमाल करते थे। अब प्रथा ये थी कि जो मेहमान रहता था वो सुबह अपना चेंबर पॉट अगर इस्तेमाल किया हो तो उसको खाली करके साफ करके वापस रख देता। पर भारत से आने वाले कई जो युवा थे जो रहते थे गांधी के घर में, वो भारत से ऊंच नीच की प्रथा को लेके आए थे, और उनके लिए काम में भी वो भेदभाव रखते थे। कुछ काम ठीक होता था, कुछ काम नीचला माना जाता था, और वो करते नहीं थे। इसलिए कई बार वो अपने चेंबर पॉट खाली नहीं करते थे और वैसा ही छोड़ के चले जाते थे। कस्तूर भी इस चीज़ को हल्का मानती थी, इसलिए वो भी ये काम नहीं करना चाहती थी, और जब ऐसा कोई छोड़ के चला जाता चेंबर पॉट तो वो अपने पति को शिकायत करती। मोहन हंस देता और कहता कि इस पर कौन सी बड़ी बात है, वो भूल गया, उसे आदत नहीं है, उसको मालूम नहीं है यहाँ की रस्म रीत रिवाज, सीख जाएगा। लेकिन अगर वो चेंबर पॉट खाली करके सफा करके रखने को भूल गया है तो हमने वो कर लेना चाहिए। ऐसा कहकर वो खुद वो चेंबर पॉट उठाकर खाली कराता और साफ करके वापस रख देता, और कस्तूर को कहता देखो इसमें कितना वक्त लगा, हो गया ना काम। कस्तूर को ये बहुत ज़रा भी पसंद नहीं आता था, लेकिन वो अपने पति को पहचान गई थी। जब दक्षिण अफ्रीका से उसका पति लौटा था तो बम्बई प्रोविंस के कई इलाकों में प्लेग फट निकला था। राजकोट में भी ये डर था कि कहीं राजकोट तक प्लेग पहुंच ना जाए, इसलिए राजकोट की जो शहर की काउंसिल थी उसने तय किया कि हम जो घरों में लैट्रीन्स हैं, संडास है, वो कैसे रखे जाते हैं और उनकी सफाई का क्या ख्याल रखा जाता है, पैखाने का, उसका सर्वे करेंगे। तो एक कमेटी बनाई गई और मोहन उस कमेटी में जुड़ गए, और वो लोग शहर के सारे इलाकों में जाकर जो मिडिल और अपर क्लास के लोग थे उनके घरों में शौचालय की व्यवस्था इंस्पेक्ट करके उनके बारे में, उनको स्वच्छ रखने के बारे में वगैरह सुझाव देने लगे। मोहन ने देखा कि जो सवर्ण लोग
माने जाते थे, उनके वहाँ जो पखाने थे उनकी सफाई में बहुत कमियां होती थी। जनरली उनके पखाने गंदे होते थे और किसी को इसकी परवाह नहीं होती। फिर जब सारे वो पखाने की तहकीकात हो गई तो जो सवर्ण लोग कमेटी थे वो हिचकिचाने लगे, जिनको निचले वर्ण का माना जाता था उनके इलाकों में जाना और उनके घरों में पखानों की शिनाख्त करने। तो वो लोग ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, वो निचली कक्ष जाति के लोगों के घरों में हम नहीं जाएंगे। मोहन ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं जाके देखूंगा और मेरा रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। और मोहन जाने लगा और मोहन को ताज्जुब हुआ कि जिनको निचली जाति का माना जाता था, हल्की जाति का माना था, जिनको अछूत कह के समाज के बिल्कुल बाहर रखा जाता था, उनके पाखाने जो होते थे वो जो सवर्णों के पाखाने थे उससे कई गुना ज्यादा साफ सुथरा रखा जाता था। ये काम करके जब भी मोहन घर लौटता तो कस्तूर उसे घर में आने से पहले बाहर ही पहने हुए कपड़ों के साथ सर का स्नान करवाती थी। उस जमाने में शुद्धिकरण के लिए 11 बाल्दियां पानी सर के बल पहने हुए कपड़ों के ऊपर से डालकर अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था। उसके बाद घर में प्रवेश होता था और हर रोज मोहन राजी खुशी वो करके फिर घर में जाके वापस नहा के कपड़े बदलता और वापस हर रोज वो काम करने जाता। तो कस्तूर जानती थी कि उसका जो स्वामी था वो बहुत अलग किस्म का था, फिर भी वो अपनी बचपन की जो सीख थी, जो समझ थी, जिस तरह से उसे जिंदगी जीना सिखाया था, वो छोड़ नहीं सकती। एक दिन एक भारत से नया नया आया हुआ युवा जो मोहन के दफ्तर में काम पे लगा था, वो घर में आके रहने लगा और वो अपना चेंबर पॉट खाली नहीं करता था, साफ नहीं करता था। कई बार कस्तूर ने मोहन को शिकायत की, फिर भी वो बाज नहीं आता था, वो भूल जाता था। शायद जानबूझ के नहीं करता था, शायद उसे याद नहीं रहता था। एक दिन कस्तूर बहुत नाराज हुई और शाम को जब मोहन दफ्तर से वापस लौटे तो कस्तूर ने शिकायतों का ढेर उनके सामने रखा। उस दिन मोहन भी कुछ खराब मूड में था। उसने अपनी पत्नी को कहा, शिकायत क्यों करती है? अगर वो भूल गया है करने तो साफ कर लो, साफ करने में कौन सा इतराज? कस्तूर ने कहा, तुम मुझे ये काम करने कहते हो, ये मेरा काम है। मोहन ने कहा, सब काम सबका होता है, ये मेरा काम, ये उसका काम, ये किसी और का काम, ऐसा सब यहाँ नहीं चलता। हम सब काम करते हैं, सारे काम करते हैं, तुम्हें भी करना है। कस्तूर ने मुंह चढ़ाकर बहुत गुस्से से मोहन की तरफ देखते हुए तिरस्कार से वो चेंबर पॉट उठाया। मोहन ने कहा, देखो इस तरह से तुम काम नहीं कर सकती, हंसते मुंह से ये काम करना होगा, ये काम गलत नहीं है। कस्तूर ने वो चेंबर पॉट जमीन पे रखा और कहा, ऐसा है तो नहीं करती, जाओ, मुझसे नहीं होगा ये। दोनों गुस्सा। अचानक मोहन का क्रोध एकदम से भभूक उठा और उसने कस्तूर का कांडा पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे से बाहर उसको धक्का देकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर मारा। कस्तूर अचंभित हो गई, ये क्या? मोहन ने कहा, मेरे घर में रहना है तो ऐसे ये सब करना होगा, अगर जिद करनी है, ये काम नहीं करना है तो तुम्हारे लिए मेरे घर में जगह नहीं, तुम कहीं और चले जाओ। कस्तूर को सदमा लगा। वो अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता सबको छोड़कर, मोहन के साथ अपना ससुराल सबको छोड़कर
मोहन के साथ एक अज्ञात देश में आई थी, एक मुल्क में, नए मुल्क में आए थे, बसी थी, जहां उसे कोई पहचानता नहीं, जहां उसकी कोई किसी के साथ दोस्ती नहीं थी, किसी के साथ ताल्लुकात नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था। वो कहां जाए? वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मैं कहां जाऊंगी? मैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आई हूं। तुम ही अगर मुझे बाहर निकाल दोगे, मैं जाऊंगी कहां? अंदर मोहन भी पश्चाताप की आग में जल रहा था। ये उसने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ऐसा कैसा मेरा गुस्सा, इतनी में हिंसा मेरे अंदर है। उसे याद आया वो वाकया जब उसे अंग्रेज अफसर ने राजकोट में अपने दफ्तर में से बाहर निकालकर लाल तंबू की सजा दी थी। उसे याद आया जब फर्स्ट क्लास की कंपार्टमेंट में ट्रेन की टिकट होने के बावजूद उसको पकड़ के धक्के मार के ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया था और पूरी रात वो प्लेटफॉर्म पे बिताई थी। उसे याद आया वो कोचमैन की हिंसा और तिरस्कार, जब कैबिन में से उसे धक्के मार कर रनिंग बोर्ड पे बिठाया गया। उसे वो याद आया जब फुटपाथ पे चलते वक्त धक्के मारकर उसको रास्ते के बीच में फेंक दिया जाता था, क्योंकि वो कुली था और कुली को फुटपाथ पे चलने का अधिकार नहीं था। और उसे याद आया कि उसे कितनी पीड़ा हुई थी, कितना दुख हुआ था, कितना अपमानित महसूस हुआ था। और फिर उसको ये समझ आई कि मैंने भी तो मेरी पत्नी के साथ यही सलूक किया। मुझ में और उन गोरों में क्या फर्क रह गया है? जिसको मैं अपना घर कहता हूँ, वो क्या उसका घर नहीं है? क्या उसको इस घर पे मेरे जितने ही अधिकार नहीं है? मुझे क्या हक है कि मैं उसे घर में से निकाल दूँ? हाँ, अगर वो कुछ ठीक से नहीं करती है तो मुझे ये अधिकार है कि मैं उसे करवाऊँ, पर मुझे क्या अधिकार है मैं उसे मेरा घर कहकर यहाँ से बाहर कर दूँ? पश्चाताप की आग में जलते हुए मोहन ने घर का दरवाजा खोला और उसकी रोती हुई पत्नी को गले से लगा लिया। दोनों रोए। मोहन ने कस्तूर को कहा, अब से मैं मेरे गुस्से पे काबू रखूंगा, तुम्हारे साथ इस तरह से ज्यादती नहीं करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है इस घर के ऊपर जितना मैं जताता हूं। मैं कभी भी अपने पति होने का हक, अधिकार तुम पे नहीं जताऊंगा। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा और मेरे क्रोध को अंकुश में रखूंगा। मुझे समझ में आ गया है कि मेरे अंदर भी अभी बहुत हिंसा है। मैं इस हिंसा को काबू में रखूंगा। ये मेरा तुम्हें वचन है मेरी प्रिय। कस्तूर ने कहा, और मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा और जो तरीका तुम नया सिखाने जा रहे हो उसको समझकर, सीख कर अपनाऊंगा। और फिर दोनों एक दूसरे को लपट के रोए और फिर शांत होने के बाद एक दूसरे को वचन दिया कि अब कभी इस कदर झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं था कि इसके बाद मोहन और कस्तूर में मतभेद नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, लड़े नहीं। कई मुद्दों पर झगड़े हुए, लड़े, मतभेद रहे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर काफी झगड़े हुए, काफी मतभेद हुए। कई दूसरे मामलों में भी झगड़े हुए, मतभेद हुए, पर कभी इस कदर, इस हद तक उनके गुस्से को एक दूसरे पर हावी होने नहीं दिया। एक दूसरे पर इस तरीके से, हिंसात्मक तरीके से उन्होंने वो पेश नहीं आया। मोहन ने अपने गुस्से पर काबू किया, कस्तूर ने अपनी जिद को कम करने की कोशिश की। करते रहे, हालात होते गए, वो बदलते गए। दूसरी तरफ मोहन की वकालत
बहुत सफल हो गई थी। दिन ब दिन उसके वहाँ मुवक्किल की संख्या बढ़ती जा रही थी। वहाँ भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की लड़ाई भी दक्षिण अफ्रीका में उतनी ही तेज होती जा रही थी और उसकी अगुवाई करते मोहन के ऊपर उसकी भी जिम्मेदारी आ पड़ी। उसे दक्षिण अफ्रीका के कई शहरों में जाना पड़ता था, कई दिन वो घर से बाहर रहता और यही सब चल रहा था। तभी एक बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही खतरनाक विपदा उनके सामने। दक्षिण अफ्रीका के नाताल पर ब्रिटेन की सल्तनत थी और जो ट्रांसवाल का इलाका था उसमें डच मूल के, हॉलैंड के मूल के वतनी जिन्हें बोअर कहा जाता था, उनकी सत्ता थी। उन दोनों के बीच घर्षण चल रहा था। धीरे धीरे वो घर्षण इस हद तक बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। अंग्रेज और डच के बीच में दक्षिण अफ्रीका में जंग छिड़ गई। तभी हिंदुस्तानी मूल के लोग अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। मोहनदास को लगा कि अगर ब्रिटिश सल्तनत का नागरिक होने के नाते मैं उनसे बाकी नागरिकों के साथ समान अधिकार की मांग कर रहा हूं, तो मुझे अपने वफादार नागरिक होने का प्रमाण भी देना चाहिए। और उन्होंने तय किया कि युद्ध के दरमियान वो अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे और वो हिंदुस्तानियों की एक वॉलंटियर स्वयं सेवकों का ग्रुप बनाया और अंग्रेज़ों को जंग के मैदान में उनके घायल सैनिकों को ले जाना, उठा के ले जाना अस्पतालों तक और उनको प्रथम उपचार देने के लिए एक इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। मोहनदास, सार्जेंट मेजर मोहनदास गांधी और उसके इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर की कहानी अगले एपिसोड में बताऊंगा। इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर गांधीनामा देखना चाहते हो तो हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ कस्तूर और मोहनदास गांधी की जीवन की कहानी के कुछ दिलचस्प वाक़यात सुनते रहेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए गांधीनामा। मैं तुषार गांधी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे अगली बार गांधीनामा के एक नए एपिसोड में, जहाँ मोहनदास करमचंद गांधी जंग मैदान में गोलियों और गोला बारूद के बीच अपने पराक्रम का प्रमाण देगा। देखते रहिए मेरे साथ गांधीनामा हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।